अलबेर टीवी चैनल के दर्शकों का एक मरतबा फिर नो योर लॉज इस लीगल एजुकेशन वेब सीरीज़ में हम दिली इस्तकबाल करते हैं। और आज के इस एपिसोड में हमारे श्रोताओं की तरफ से जो एक प्रश्न आया है उसके बारे में, उस प्रश्न को ले करके आज के इस एपिसोड को हम रिकॉर्ड करा रहे हैं। हमारे एक श्रोता कल्याण के अख्तर मलिक साहब ने एक प्रश्न हमारी तरफ किया है और वो ये कि क्या मुस्लिम कायदे के अंदर में मुस्लिम व्यक्ति पर विल बनाने के उपलक्ष्य में इस प्रकार का कोई बंधन है कि वो अपनी 30% से ज़्यादा प्रॉपर्टी का विल नहीं बना सकता। मलिक साहब, आपने एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन हमारी तरफ दागा है और हमें इससे एक अवसर प्राप्त हुआ है कि मुस्लिम कायदा विल के बारे में क्या है, इसके बारे में भी जानकारी हमारे श्रोताओं को हम दे दें। क्योंकि इससे पहले हमने जो 2 एपिसोड्स रिकॉर्ड कराए थे, उन दोनों एपिसोड्स को आपको याद होगा हमने इंडियन सक्सेशन एक्ट के हवाले से रिकॉर्ड कराया था। इंडियन सक्सेशन एक्ट भारत में प्रचलित सक्सेशन का कायदा है। उसमें टेस्टामेंट्री पार्ट भी आ जाता है और उसके अंदर में इंटेस्टेट पार्ट भी आता है। श्रोतागण जान लें कि टेस्टामेंट्री सक्सेशन ऐसा सक्सेशन जो विल के माध्यम से हो रहा है। मरने वाले ने अपने पीछे अपनी कोई विल छोड़ दी है, कोई वसीयतनामा छोड़ दिया है, तो इस वसीयतनामे के माध्यम से उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसे हमारी कायदे की परिभाषा में टेस्टामेंट्री सक्सेशन कहते हैं, सक्सेशन विद अ टेस्टामेंट। और टेस्टामेंट विल के लिए ही उपयोग होने वाला एक अन्य शब्द है। इंटरस्टेट सक्सेशन, वसीयतनामे के बगैर जो सक्सेशन होगा वो इंटरस्टेट सक्सेशन। जबकि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी के पर्सनल लॉ के अंदर में जिस तरह से अलग अलग वारसों को अलग अलग प्रकार के शेयर की बात की गई है, वैसे शेयर देकर जब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेशन के हिसाब से, पर्सनल लॉज ऑफ सक्सेशन के हिसाब में होता है, तब हम उसे इंटरस्टेट सक्सेशन कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा बारीकी में नहीं जाते हुए मोटे मोटे अंदाज में इतना समझ लीजिए कि जब भी विल होगी टेस्टामेंट्री सक्सेशन होगा, जब विल नहीं होगी तो इंटरस्टेट सक्सेशन होगा। और इंटरस्टेट सक्सेशन कैसे होगा? कायदे में वारसों को जो हिस्से दिए गए हैं वो हिस्से वारसों के अंदर में दिए जाएंगे और इस तरह से जो है इंटरस्टेट सक्सेशन के ज़रिए से मरने वाले की प्रॉपर्टी उसके वारसों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। अब आते हैं हम मुस्लिम लॉ रिलेटिंग टू टेस्टामेंट्री सक्सेशन। विल के बारे में मुसलमानों का कायदा क्या है? अव्वल तो ये जान लें कि कोई मुस्लिम अगर अपनी प्रॉपर्टी विल के माध्यम से देना चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन इसमें 2 इम्पॉर्टेंट टेस्टामेंट्री रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बतलाऊँगा। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि मुस्लिम कायदे के अंदर में विल बनाने वाले को ओरल और रिटन दोनों प्रकार के विल बनाने की बात कही गई है। एक मुस्लिम चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को ओरल विल के माध्यम से भी किसी को दे सकता है। वो कौन होगा जिसको दी जाएगी उसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। फिर इसी तरह से रिटन विल हो तो सबसे बढ़िया। प्रॉब्लम क्या होती है, आप देखिए कि जब ओरल विल बनाया जाता है तो ठीक है, आप 2 विटनेसेस की मौजूदगी में अपने मुंह के शब्दों का उपयोग करके विल तो बना देंगे। अब कोई दस्तावेज़ नहीं है, दस्तावेज़ नहीं होने की वजह से कल को इस ओरल विल को प्रूव करने का जब समय आता है तब बड़ी कठिनाइयाँ होती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मुसलमान हैं, आप चाहें तो ओरल विल बना सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली आप अगर विल बनाते ही हैं तो रिटन विल बनाएं, तहरीरी तौर पर अपना वसीयतनामा बना दें। इससे बहुत सारे प्रश्न जो ओरल विल के उपलक्ष्य में उपस्थित होते हैं वो उपस्थित होने से रह जाएंगे। यू टू विल रेस्ट इन पीस कि भैया मुझको जिसको प्रॉपर्टी देनी थी उसके हाथ में मेरी प्रॉपर्टी चली गई। उसके बाद में दूसरी चीज़ जान लीजिए कि एक मुस्लिम को अगर अपनी प्रॉपर्टी वसीयतनामे के माध्यम से किसी को देनी है तो इस उपलक्ष्य में 2 इम्पॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखें।
मलिक साहब, आपका सवाल ये था कि क्या मुस्लिम अपनी पूरी प्रॉपर्टी के 30% से ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी को विल के माध्यम से नहीं दे सकता। जवाब इसका यह है कि 30% नहीं, बल्कि कायदे में ये प्रावधान है कि अगर एक मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी किसी को वसीयतनामे के माध्यम से देना चाहता है तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी के 1/3 1/3 से ज़्यादा, 1/3 से ज़्यादा वो अपनी प्रॉपर्टी विल के माध्यम से नहीं दे सकता। यानी एक अंदाज़ा ऐसा पकड़ करके चलिए कि मेरे 3 फ्लैट्स हैं, तीनों का एरिया एक ही जैसा है, 550 स्क्वायर फीट के एक ही इमारत के अंदर में 3 फ्लैट हैं, ऐसे समझ लीजिए, और तीनों की वैल्यू भी लगभग एक ही जैसी है। तो मैं इन 3 फ्लैट में से सिर्फ एक ही फ्लैट अपने विल के माध्यम से किसी को दे सकता हूँ। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो मेरे 3 फ्लैट्स पर मुश्तमिल है, मेरे 3 फ्लैट्स पर मेरी पूरी प्रॉपर्टी है, तो इसमें से मैं सिर्फ एक ही फ्लैट अपने विल के माध्यम से दे सकता हूँ। यानी मैं अपनी 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी विल के माध्यम से किसी को ट्रांसफ़र, किसी को नहीं दे सकता। अब इसमें एक दूसरा रेस्ट्रिक्शन है, उसको भी जान लें। कायदा कहता है नो बिक्वेस्ट टू एन हेयर। नो बिक्वेस्ट टू एन हेयर से हमारी मुराद ये है कि आप अपने विल के माध्यम से अपने ही वारिस को कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दे सकते या 1/3 प्रॉपर्टी भी नहीं दे सकते। अब इसके अंदर में कारण क्या है? मैं अपने विल के माध्यम से अपने किसी वारिस को अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 भी नहीं दे सकता। कारण ये है कि रब ताला ने डिस्ट्रीब्यूशन की, सक्सेशन की जो स्कीम बनाई है, उस स्कीम से हम किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करें। ऐसा समझ लीजिए कि एक आदमी के 3 बेटे हैं और 3 बेटों में से अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 वो अपने एक बेटे को दे देता है। अब पोजीशन क्या बनेगी? वो बेटा विल के माध्यम से 1/3 भी पाएगा, और जब रिमेनिंग 2/3 का, बची हुई 2/3 का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो 2/3 में भी हिस्सेदार होगा। अब इसके चलते ये होना है कि एक बच्चे को बाकी 2 बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा संपत्ति मिलेगी। वसीयतनामे के माध्यम से वो 1/3 का हकदार ठहरेगा, और फिर बची हुई 2/3 के अंदर में भी वो अपना एक हिस्सा पाएगा, और बाकी दोनों बच्चों का शेयर जो है कम हो जाएगा। तो ये रब ताला की मर्ज़ी नहीं है। माना कि प्रॉपर्टी आपकी है, लेकिन देने वाली ज़ात किसकी है? मेहनत आपने की, आपने परिश्रम किए, आपने यूँ कह लीजिए कि अपना पसीना बहाया, और ये प्रॉपर्टी आपने अपने लिए अर्जित की। लेकिन इस प्रॉपर्टी का असली मालिक तो वही है जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, जिसने ये पूरा यूनिवर्स बनाया है। हम जो कुछ भी हिस्सा पाते हैं इस यूनिवर्स का, ये दरहकीकत उसी की देन है जो हमको मिलती है, और वो हमसे ये चाहता है कि ख़ानदानों में होने वाले झगड़ों को टालने के लिए, भाइयों के अंदर में इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे में जो वैमनस्य होगा उसको टालने के लिए प्रॉपर्टी का एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जो रब ताला के दिए हुए कानून के ठीक मुताबिक हो। और यही वजह है कि किसी वारस को प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा देने से रोका गया है। तो ये 2 रेस्ट्रिक्शंस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखें। नो बिक्वेस्ट इन एक्सेस ऑफ लीगल थर्ड, 1/3 से ज़्यादा की विल नहीं होगी। और दूसरा रेस्ट्रिक्शन, नो बिक्वेस्ट टू एन हेयर, किसी वारस के हक़ में किसी प्रकार की कोई वसीयत नहीं होगी। अब एक सवाल कहीं लोग ये भी उठाते हैं कि अगर समझ लीजिए 1/3 से ज़्यादा का वसीयतनामा करने पर, या अपने किसी वारस को अपनी संपत्ति का कोई हिस्सा देने पर, अगर दूसरे वारसों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या ये चीज़ वैलिड होगी? अ बिक्वेस्ट इन एक्सेस ऑफ लीगल थर्ड इफ़ कंसेंटेड टू बाय द हेयर्स, वेदर परमिसिबल। सेकेंडली, वेदर अ बिक्वेस्ट मेड टू एन हेयर विद द कंसेंट ऑफ अदर हेयर्स, वेदर इट विल बी परमिसिबल। इसका जवाब ये है साथियों कि अगर ये कंसेंट जो दूसरे हेयर से लिया गया है, ये अगर वसीयतनामा करने वाले के मरने के बाद में लिया गया है, तब तो ये कंसेंट अपनी जगह वैलिड होगा। एक आदमी ने वसीयतनामा कर दिया, अपनी 1/3 प्रॉपर्टी जो है अपने किसी वारिस को ही दे दी। उसके मरने के बाद में उसके बाकी वारिसों ने इस विल के उपलक्ष्य में अपनी सहमति दर्शा दी कि हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर हमारे भाई को हमारे पिता ने 1/3 प्रॉपर्टी विल के माध्यम से दे दी। अगर उनको कोई आपत्ति नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
क्योंकि उन्हीं के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए ये प्रोविज़न किया गया था। लेकिन अगर दूसरे भाई इस बात से संतुष्ट हैं कि उनको अगर कम मिलेगा तो भी उनके लिए कोई हर्ज नहीं, तब तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जान रखिए कि ये कंसेंट मरने वाले की हयात में नहीं, मरने वाले के इस दुनिया से चले जाने के बाद में देना है, तब जाकर के वो कंसेंट वैलिड होगा। In the lifetime of the testator, if at all the consent is given, it is no consent at all। क्योंकि बाप की हयात में बच्चों का बाप की प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं बनता मुस्लिम कायदे के हिसाब से, इस बात को जान रखिए। फिर इसी तरह से बिक्वेस्ट टेकिंग प्लेस इन एक्सेस ऑफ लीगल थर्ड, समझ लीजिए बाप ने अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 से ज़्यादा किसी को दे दिया और उसके मरने के बाद में उसके वारिसों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि हमारे बाप ने अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 नहीं बल्कि 1/2 किसी अजनबी को दे दिया है। अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो बिक्वेस्ट विल टेक इफेक्ट इवन इन एक्सेस ऑफ लीगल थर्ड। तो इन दोनों रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखिए जो मुस्लिम कायदे के अंदर में मौजूद हैं। और ये दोनों रेस्ट्रिक्शंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वारसों के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के कारण से कायदे के अंदर में मौजूद हैं। अगर वारिस, समझ लीजिए, एक ऐसे बिक्वेस्ट को जो लीगल थर्ड के एक्सेस में हैं या एक ऐसे बिक्वेस्ट को जो उनमें से ही किसी एक वारिस को दे दिया गया है, बाकी लोगों को वंचित रख के उसको अगर अपना कंसेंट दे देते हैं तो ये अपने आप में एक वैलिड बिक्वेस्ट होगा। ये कुछ जानकारी मुस्लिम लॉ के विल के प्रोविज़न के सिलसिले में, क्योंकि मुस्लिम लॉ का विल का प्रोविज़न हमारे इंडियन सक्सेशन एक्ट के से अलग सा है। इसके लिए हमने बेहतर जाना कि इसके बारे में भी एक एपिसोड रिकॉर्ड करके हमारे श्रोताओं तक पहुंचा दें, ख़ास करके हमारे मुस्लिम श्रोताओं तक, ताकि उनको भी उनके कायदे के सिलसिले में, विल के कायदे के सिलसिले में जानकारी प्राप्त हो। अख्तर मलिक साहब, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने सवाल को हमारी तरफ दाग कर हमें ये अवसर प्राप्त किया कि हम मुस्लिम लॉ ऑफ टेस्टामेंट्री सक्सेशन के बारे में भी कुछ जानकारी अपने श्रोताओं तक पहुँचा पाए। तो इस एपिसोड में जुड़ने के लिए हमारे तमाम तो श्रोतागण का हम आभार मानते हैं और आइंदा एपिसोड में जुड़ने का आपसे एक मर्तबा फिर अनुरोध करके आपकी विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी धन्यवाद।